नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मेजर गैसेस पॉल्यूटेंट्स के बारे में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज का जो सबसे पहले जो हमारा मेजर गैसेस मीन्स जो मुख्य गैस प्रदूषक है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रंगहीन, स्वादहीन और बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, मीन्स विषैला होता है। यह गैस वायुमंडल में कुछ समय फ्यू मंथ्स के लिए रहता है और इंजन के आंतरिक ज्वलन से, आंतरिक या फिर कोई भी ईंधन है उसके अपूर्ण दहन से भी ये गैस निकलती है। मीन की जब कोई गैस पूरी तरह से नहीं जल पाती है तब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से निकलती है। लोहे को गलाने के लिए कोक का प्रयोग किया जाता है जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। लोहे को बर्निंग के लिए भी हम कोक का यूज करते हैं, उस वहां से भी क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। यह उन स्थानों से भी निकलती है जहां O2 की मात्रा कम होगी, जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है वहां से भी गैसेस निकलती है। वायुमंडल के क्षोभ मंडल में ये प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से और वोल्केनो और जंगल में आग लगने से भी, अगर जंगल में आग लग जाती है तो वहां से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अब हमें समझना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल कैसे है, इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके क्या प्रभाव है हमारे हेल्थ पर। फर्स्ट है, ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये हमारे बॉडी के अंदर अगर आ जाता है तो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर कम हो जाती है और दम घुटने लगता है, इसलिए इसको दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, ये ग्रीन हाउस गैस तो नहीं है फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बट इससे रासायनिक विभिन्नता पाई जाती है। ये शॉर्ट लिव्ड, ये वातावरण में कम समय के लिए रहता है। दूसरा, ग्राउंड लेवल पर ओजोन बनाता है। इसका सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट ये है कि ग्राउंड लेवल पे ओजोन बनाने का जो है वर्क वो ये करता है और मीथेन की मात्रा को बढ़ा देता है। मीथेन की मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड से बढ़ती है और मीथेन की मात्रा बढ़ गई तो आप सभी को पता ही है क्या है, मीथेन एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है और इससे क्या होगा, हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ये स्मोक की फॉर्म में भी हमें देखने को मिलते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पॉल्यूटेंट। सेकेंड पॉल्यूटेंट है हमारा CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या होता है, रंगीन होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये बहुत भारी होता है। अब इसके सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से निकलते हैं, वॉल्केनो से निकलते हैं, हॉट स्प्रिंग से, गीजर से, कार्बोनेट की चट्टानों से। ये जल में घुलनशील होते हैं। CO2 जो होता है जल में घुलनशील होता है और सामान्यतः ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स, ओशन, आइस, ग्लेशियर में भी ये पाए जाते हैं। अब CO2 का हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी दम घोटू होते हैं, इससे शरीर में O2 की मात्रा कम कर देता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की हमें कमी हो जाएगी, हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलने लग जाएगी। 7% से अधिक मात्रा होने पर इसकी सफोकेशन होने लगती है। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा 7% से ज्यादा हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, सफोकेशन फील होने लग जाता है। आग लगने पर दम घुटने से इसलिए लोग मर जाते हैं। आग लगने पर क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग का क्या होता है, दम घुटने की वजह से लोग मर जाते हैं। अब CO2 का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, आप फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा CO2 भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। पृथ्वी से जाने वाली जो विकिरण है, जो वायुमंडल को गर्म करने का कार्य करती है, ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देती है। पृथ्वी से जो जाने वाली विकिरण है वो क्या करती है, वायुमंडल को गर्म करने का काम करती है और ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। जो CO2 है वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है और ये ओशन में मिल जाती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है और ओशनिफिकेशन, इससे महासागर की pH वैल्यू 7 से कम होने लग जाती है। जब ये ओशन में मिल जाती है तो जो ओशन है, महासागर है, उसका जो pH वैल्यू है वो 7 से कम होने लग जाता है। इससे क्या होते हैं, जो जलीय जीव होंगे, समुद्री जीव, वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे और वो समाप्त होने लग जाएंगे। नेक्स्ट जो गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये जो मेजर इसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर और AC में। 1970 के बाद से CFC के उपयोग को बाधित करने का प्रयास किया गया है। 1970 के बाद से इसके प्रयोग को रोकने की बहुत कोशिश की गई है। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो वो है हमारे ओजोन क्षरण से रिलेटेड।
और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, वो है क्लाइमेट चेंज से। आपको इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि मेनली जनरली हम प्रोटोकॉल से क्या करते हैं, हम ओजोन में टिक कर देते हैं, तो इससे कंफ्यूजन हो जाती है। जो मॉन्ट्रियल है वो स्पेशली ओजोन के लिए लाया गया था, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए लाया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जिसका उद्देश्य ओजोन क्षरण को नियमित करना, मीन्स की ओजोन परत की जो क्षरण हो रही है उसको रोकना, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह ऐसे पदार्थों को प्रतिबंधित करना जो ओजोन क्षरण से संबंधित है। ये वियना कन्वेंशन में भी ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। वियना कन्वेंशन हुआ था, ये भी क्या था, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ही ये कन्वेंशन या फिर सम्मेलन जो हुआ था। नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन जो होता है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर मीन समताप मंडल या स्तरीय मंडल में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता। जो हमारा समताप मंडल है वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होते, क्योंकि मेघों का निर्माण तब होगा जब वायु नीचे से ऊपर जाएगी। बारिश या मेघ कब बनेंगे, जब एयर जो है नीचे से ऊपर जाएगी। जब एयर नीचे से ऊपर जाएगी नहीं तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे तापमान कम होगा नीचे, तो ठंडी हवा क्या होगी, ऊपर नहीं जा पाएगी, और जब ठंडी हवा ऊपर नहीं जाएगी तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मेन रीजन है कि यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इमेजेंट मीन्स ताप विलोमता, भारी हवा नीचे रह जाती है और गर्म हवा ऊपर रह जाती है। मीन्स कि जो भारी हवा है वो नीचे ही रह जाती है और गर्म हवा ऊपर ही रह जाती है। जब तक ये दोनों एयर मिलेंगे नहीं तब तक क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो हमारा जो टेम्परेचर है, जो भारी हवा है, उसके अंदर क्या होता है, वाटर भी होता है, पानी भी मिला होता है, लेकिन वो वाष्पित कब होंगे, जब उनका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा तभी। इस वजह से वो दोनों वाटर क्या होता है, गर्म हवा ऊपर रह जाती है और भारी हवा नीचे रह जाती है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एयर परतों में विभाजित हो जाता है और यहाँ पे संवहनीय नहीं हो पाता है। यहाँ पे इसलिए स्तरीय मंडल कहा जाता है कि यहाँ पे एयर जो है वो परत में गर्म हवा की अलग परत बन जाती है और ठंडी हवा की अलग परत बन जाती है, जिसकी वजह से संवहनीय नहीं हो पाता। इससे वायुमंडल में क्या होती है, स्थिरता आ जाती है और पॉल्यूटेंट नीचे रह जाते हैं और वायु में मिक्स नहीं होकर प्रदूषक के रूप में सामने आते हैं। फिर ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं वायु में मिक्स नहीं होते और ये हमारे सामने प्रदूषक के रूप में आ जाते हैं। ओजोन समताप मंडल में होता है जब तक यह ऊपरी वायुमंडल में है, ठीक है। ओजोन जो है समताप मंडल में होता है, जब तक ये ऊपरी वायुमंडल में है तब तक हमारे लिए ठीक है। अगर ये निचले स्तर पर आ गया, ग्राउंड लेवल पर आ गया, तो हमारे लिए हानिकारक है। यह एक प्रदूषक है, इसका टॉक्सिक विषैला प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा हार्मफुल गैस है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। बिजली के चमकने से भी होती है, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है नॉर्मली डू नॉट रिएक्ट, ये लाइटनिंग के समय हमें देखने को मिलती है और लाइटनिंग के माध्यम से टेम्परेचर बढ़ने पर वेरियस ऑक्साइड क्या होते हैं, नाइट्रोजन के बनते हैं। ये कोल प्लांट्स, लाइटनिंग, इंटरनल कंबंशन, अपूर्ण दहन से भी, और फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, उनसे भी NO2 निकलती है। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीडाइजर के रूप में भी देखा जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या है, फर्स्टली जो इसका इफेक्ट देखने को मिलता है वो है अस्थमैटिक मीन श्वसन संबंधी समस्या होने लग जाती है। इसके अधिक प्रयोग इसका नहीं करना चाहिए। बायोडीजल रिलीज करते हैं, स्मोक, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लो लेवल ओजोन बनाती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या करते हैं, लो लेवल ओजोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और VDC जो रूम के टेम्परेचर पर ही वाष्पित हो जाते हैं, जिससे फोटोकेमिकल स्मोक भी बनता है। स्मोक के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल कूलिंग, हाइड्रो ऑक्साइड और OH आयन का निर्माण करते हैं और जो मीथेन बनाती है, और मीथेन बनाने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। VOC मीन्स होते हैं वॉलेटिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो सामान्य तापमान पर ही वाष्पित हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी हार्मफुल गैस है वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीखी और विषैली होती है, टॉक्सिक भी होती है, तीखी होती है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से रिलीज होती है। इससे भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, श्वसन संबंधी समस्या होने लग जाती है, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करती है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र है उनको भी प्रभावित करती है। कोल बर्निंग हो गई, उससे निकलती है। डीजल फ्यूल से भी ये रिलीज होती है। और स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, धातु को गलाने में भी इसका यूज किया जाता है। आयरन का सल्फाइड पायराइट होता है, इसे गलाने के लिए भी SO2 बनता है। फिर नेक्स्ट हमारा
वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC, ये कार्बन बेस्ड केमिकल होते हैं, इजिली एवेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कपूर, नेफ्थलीन एक्सेट्रा। ये क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होते हैं, -19 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। इसका यूज किया जाता है परफ्यूम में, डाई में, हेयर कलरिंग में, फर्नीचर की पॉलिशिंग में, ग्लूज में भी VOC। ये एयर फ्रेशनर में, वुड प्रिजर्वेटिव करने के लिए, वुड यानी लकड़ियों को बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या है SO2 का? सबसे पहला जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो है ये लीवर को डैमेज करता है, एंड इसके बहुत सारे आईज इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारी जो गैस है वो है बेंजीन। ये कच्चे तेल से निकलती है, पेट्रोल में भी इसका यूज किया जाता है। रिस्क ऑफ कैंसर, इससे कैंसर के रिस्क होते हैं, बोन मैरो फेलियर हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारी जो गैस है वो है इथाइलिन। ये होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। इथाइलिन का यूज पॉलीथीन में यूज किया जाता है, पॉलीथीन बनाने में, या फिर फल को पकाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसके ऑक्साइड कार्सिनोजनित होते हैं, ये कैंसर को जन्म देते हैं। इथाइलिन क्या होते हैं, इसके ऑक्साइड कार्सिनोजनित होते हैं जो कि कैंसर को जन्म देने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। दीज आर दी पॉल्यूटेंट्स जो भी हमने पढ़े। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। यू कैन लाइक मी, यू कैन सब्सक्राइब मी, बाय।